नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुंभ मेला 2027 हरिद्वार की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की और जहां बैठक के दौरान कुंभ मेले की भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई है और जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को समयबद्ध और सुनियोजित तरीके से सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेला 2027 में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता पर होगी। तो वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि कुंभ मेला 2027 को सुरक्षित, दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। की तैयारियों को लेकर लगभग 6-7 महीने पहले से ही इसकी बैठकें शुरू हो गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आज एक काफ़ी बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कुंभ क्षेत्र में आने वाले जो भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उनके सभी सम्मानित विधायकों को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था और मुख्य सचिव महोदय और सभी वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में ये बैठक हुई थी। मेलाधिकारी द्वारा एक इसमें प्रस्तुतिकरण किया गया कि अब तक कौन कौन से कार्य कितने सैंक्शन हो गए हैं, कौन कौन से कार्य मौके पर चल रहे हैं, भविष्य में कौन कौन से काम होने हैं, किन किन की स्वीकृतियाँ अभी शासन स्तर पर अपेक्षित हैं और भारत सरकार को जो हमारे प्रस्ताव गए हैं इन सभी का प्रस्तुतिकरण हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिया है कि जो भी कुंभ के कार्य चल रहे हैं उसमें गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसमें किसी भी तरह से उस कोई समझौता उससे नहीं किया जाएगा। और हर्ष की बात यह है कि इसमें ऑलरेडी 3 हमारी संस्थाएं हैं जिनको नामित किया गया है थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए। इसमें IIT रुड़की भी है। तो सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में सचिव समिति की बैठक भी आयोजित की गई और बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को अगले वित्तीय वर्ष के लिए नए कार्यों की स्वीकृति 15 फरवरी तक सुनिश्चित करने, विभागीय वार्षिक कैलेंडर तैयार करने के साथ साथ कुंभ मेला 2027 से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। और जहां मुख्य सचिव ने खाद्य सुरक्षा की निगरानी को भी मजबूत करने के साथ साथ टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाने, गति शक्ति को पोर्टल पर सभी प्रोजेक्ट के अपलोड करने और तय समय सीमा में कार्य को पूर्ण करने पर जोर दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन के बोर्ड के अध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक, कवि और गीतकार प्रसून जोशी ने शिष्टाचार की भेंट की। जहां आपको बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसून जोशी के साहित्य और सिनेमा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। दोनों के बीच कला, संस्कृति, साहित्य और सिनेमा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी हुई। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर, लोक कला और लोक संगीत पर विचार साझा करते हुए राज्य में फिल्म निर्माण की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को फिल्म निर्माण और शूटिंग के अनुकूल केंद्र बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और जहां इस दिशा में आवश्यक नीतिगत सहयोग के साथ साथ सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं। खबर देहरादून से ही है, जहां डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी के वर्ष पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और जहां इस मौके पर मुख्यमंत्री ने डॉक्टर नित्यानंद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे हिमालय पर गहरी समझ रखने वाले मनीषी थे और जहां उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हिमालय और पर्यावरण के संरक्षण के लिए समर्पित किया। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही जो सोच बनाई थी आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे मनीषी को उनके
जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम उसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी ख़राब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बने, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए देवभूमि की मूल पहचान से समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मंशा स्पष्ट है और जनता सब कुछ समझ चुकी है। और जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार किसी भी ऐसी गतिविधि को लेकर सख्ती बरतेगी जो कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संतुलन के खिलाफ होगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार जन भावनाओं और कानून के अनुरूप कड़े फैसले लेने से कभी भी पीछे नहीं हटेगी। मामला सामने आया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की जो बात करते थे उस समय, अगर सरकार में आते तो ये उस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ते, ये जनता के सामने स्पष्ट हो गया। इसलिए इसमें हम लोग कड़ाई से काम करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर प्रेमनगर से है, जहां मीठी बेड़ी क्षेत्र में जनता की लंबे समय से सड़कों के चौड़ीकरण की मांग अब पूरी होने जा रही है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 11 फरवरी को इस महत्वपूर्ण कार्य के शिलान्यास उनकी ओर से किया जाएगा। जहां इस अवसर पर सहसपुर के विधायक सहदेव पुंडीर ने भी कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की और जिसमें कार्यक्रम की सफलता के लिए भी रणनीति बनाई गई है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि विधायक ने बताया है कि सड़क के चौड़ीकरण से क्षेत्रवासियों को बेहतर यातायात की सुविधाएं मिलेंगी और इलाके का विकास भी होगा। 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिनों से एक क्षेत्रवासियों की मांग थी कि जिस तरीके से यहाँ पर इस क्षेत्र में आबादी बढ़ी है तो मिट्टी बेड़ी परवल मार्ग के चौड़ीकरण की, और मैं माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उसके जो है चौड़ीकरण की मांग माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार की और वो रोड स्वीकृत होगी। उसके टेंडर प्रक्रिया सब हो गई है और 11 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री उस रोड के जो है शिलान्यास के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में जो है माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त पूरी जनता कर रही है और पूरे क्षेत्र में उत्साह है। और निश्चित रूप से हमें गर्व इस बात पे होता है कि आज जिस प्रकार से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे, मैं कहता हूँ देश के नहीं विश्व के 1 नंबर 1 के नेता हैं। और गर्व इस बात पर कि जैसा नेतृत्व और कृतित्व आज भारत के पास है प्रधानमंत्री आदरणीय भाई मोदी जी के रूप में, विश्व में किसी देश के पास ऐसा नेतृत्व नहीं है। और निश्चित रूप से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में चारों ओर विकास की लहर दौड़ रही है। अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, चारों तरफ विकास ही विकास की एक लहर दौड़ रही है। जिस काम के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री तुरंत उस काम की जो है स्वीकृति देते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां विधानसभा चुनाव में भले ही अभी समय बचा हो, लेकिन सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। और जहां कांग्रेस ने भी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपते हुए बैठकों का दौर शुरू कर दिया है ताकि संगठन को मजबूत किया जा सके, तो वहीं चुनाव के कार्यकर्ताओं की मजबूती पूरे तरीके से टीम को तैयार किया जा रहा है। और जहां जिम्मेदारी मिलने के बाद हरक सिंह रावत लगातार बैठकों के जरिए न सिर्फ सत्ताधारी दल पर जुबानी हमला कर रहे हैं, बल्कि जनता को भी कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश भी उनकी ओर से की जा रही है। और इसी बीच उनका एक और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह टिकट मांगने वाले नेताओं को खुलकर बयान देते नजर आ रहे हैं। और जहां हरक सिंह रावत का कहना है कि कुछ नेता लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि पार्टी का फोकस जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों पर है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि उन्होंने राहुल गांधी तक को स्पष्ट कर दिया है कि टिकट किसी का भी फाइनल नहीं है और चुनाव के वक्त वही उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे जो पार्टी के प्रति समर्पित होंगे और जीत की क्षमता रखते होंगे।
देखिए 16 फरवरी को जो प्रदेश के जो हालात आज हैं, चाहे महिलाओं के उत्पीड़न का मामला हो, लगातार चाहे अंकिता हो, चाहे हरिद्वार की घटना हो, लाल कुआं की घटना हो, चंपावत की हो, अल्मोड़ा की हो, उत्तरकाशी की हो, और चाहे ऋषिकेश में हत्या की गई हो, चाहे देहरादून में हत्या हुई है लड़की की, लगातार या तो बलात्कार हो रहे हैं या हत्याएं हो रही हैं। आज ये देहरादून भी और उत्तराखंड असुरक्षित हो गया है महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर, और इसके लिए हमने जो 16 फरवरी को है कि ये प्रदेश असुरक्षित हो गया है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, अग्निवीर जैसी फर्जी योजनाएं भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है। उससे एक उम्मीद होती थी उत्तराखंड के लोगों को कि मैं फौज में जाऊंगा, देश की सीमा की सुरक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दूंगा, और जो बच जाता था वो शान से जो है सेवानिवृत्त होकर अपने परिवार को पालता था। लेकिन आज अग्निवीर जैसी योजना के कारण उत्तराखंड अपने आप को, उत्तराखंड का नौजवान ठगाव महसूस कर रहा है। पेपर लीक होने के कारण आज रोजगार नहीं है। इन सारे मुद्दों को लेकर खनन में बड़ा घोटाला हुआ है, आबकारी घोटाला हुआ है, पुलिस का काम इस समय कानून व्यवस्था को देखने के बजाय इसमें पुलिस का काम एक माफियागिरी का काम कर रही है पुलिस इस समय। बिल्कुल, बहुत मुझे लगता है कि यथार्थवादी और बहुत प्रैक्टिकल बात कही है, क्योंकि अब जो चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, जो कांग्रेस के लिए बहुत ही कठिन समय चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें तो यही मापदंड होना चाहिए कि केवल जिताऊ को ही टिकट मिलना चाहिए। किसी की अप्रोच, किसी की सिफारिश, किसी की पहुंच कोई मायने नहीं रखनी चाहिए। उसका समाज में क्या उसका आधार है, क्या उसका व्यवहार है, क्या उसकी छवि है, क्या उसका संगठन के प्रति योगदान है, कितना उसके जीतने की संभावना है, यही सब तो क्राइटेरिया होने चाहिए टिकट वितरण के। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उनके परिवार का और संगठन का मामला है, लेकिन आगे देखने वाली बात होगी कि परिवार हावी रहता है या उनके कार्यकर्ताओं की भावनाएं हावी रहती है। कहने को तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कांग्रेस के नेतागण करते हैं, पर सामने से आने वाले समय में देखेंगे, जिस समय टिकट वितरण होगा, कि कांग्रेस किनको टिकट देती है, अपने चहेतों को देती है या कार्यकर्ताओं को देती है। हालांकि हमेशा देखा ये गया है कि कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं की भावनाओं से अलग होकर के टिकटों का वितरण किया है। अटैची किसकी कितनी बड़ी है, इसको आधार बना करके टिकट दिया गया। तो अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस किस आधार पर टिकट देती है। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां देहरादून में भारतीय जनता पार्टी अब आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है, और जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी है कि नए प्रदेश की कोर कमेटी की पहली बैठक 14 फरवरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में होगी, और जहां इस बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों और आगामी चुनावी रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। 14 तारीख को बीजेपी की प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उस बैठक को लेंगे। अभी तक का कार्यक्रम उनका इस रूप में है। कोर कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव की दृष्टि से पूरा कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। कार्यक्रमों की श्रृंखलाएं बनेंगी, विकास यात्राएं हम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में निकालेंगे। उन सारे विषयों को लेकर उस कोर कमेटी की बैठक के कार्यक्रमों की रचना को हम आपको देंगे, और तिथिवार वो कार्यक्रम होंगे जो कार्यक्रम आपके बीच में देंगे। इसी बीच एक महिलाओं का बड़ा सम्मेलन हम लोग करेंगे, और जिसमें बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में मातृशक्ति आएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी में इस बात का संकेत होगी कि उत्तराखंड की मातृशक्ति ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां एसडीएम कोर्ट परिसर में लंबे समय से न्यायिक कार्य ठप रहने के विरोध में विधायक सुमित हृदयेश और पार्षद रवि जोशी ने जमकर धरना प्रदर्शन किया, और जहां दोनों जनप्रतिनिधियों ने कोर्ट परिसर में जमीन पर बैठकर अपना विरोध दर्ज कराया है। जानकारी देते चले कि एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह के ट्रांसफर के बाद से ही कोर्ट का संचालन नियमित रूप से जो है वो संचालन नहीं हो रहा था, और जिससे आमजन को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तारीख से एसडीएम साहब चले गए, और वैसे मैं यहाँ पे धरने में नहीं बैठा हूँ। मैं तो यहाँ पे जय श्री राम जय जय राम का नारा करने के लिए बैठा हूँ, जाप करने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि हमारे माननीय संसद जी ने कहा है कोई भी काम नहीं होता, ये नाम जपो तुरंत काम हो जाता है। जब मैं घर में थक गया तो तब मैं एसडीएम को आया जाप करने के लिए कि यहाँ पर जाप करता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। मैंने अपनी बात माननीय विधायक जी को बताई, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि विधायक जी आए, और ये हल्द्वानी विधानसभा के अंदर से एसडीएम गायब है। मैं आप बताइए, इतना बड़ा एसडीएम है और सारे काम यहाँ पर होते हैं, लोग अपनी नई शादियाँ नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है,
यहाँ पर कोर्ट नहीं लगी है, 19 तारीख से कोर्ट नहीं लग रही है, पक्षकार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, कुछ भी काम नहीं हो पा रहा है। आप खुद देख लीजिए, एक कैमरा यहाँ पे भी दिखा दीजिए, एसडीएम साहब का ऑफिस बंद है। मैं कह रहा हूँ आप नया एसडीएम नहीं ला सकते, किसी को तो जिम्मेदारी दे दीजिए, किसी को तो चार्ज दे दीजिए, कोई जो एसडीएम यहाँ पे बैठ जाए और काम। जनमानस आम जनता बहुत परेशान है। 143 हो जो लैंड यूज चेंज होता है, 229B का दावा हो, अन्य लैंड डिस्प्यूट हो, उसके अलावा मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो कि यूसीसी के आने के बाद एक अनिवार्यता बन चुका है 2010 के बाद का, ये सारे विषयों पर यहाँ पे समय थम चुका है, काम थम चुका है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। मैं रवि भाई को विशेष बधाई देता हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ गोविंद बिष्ट जी को। वकीलों पे भी बहुत दबाव बन चुका है क्योंकि जो मुवक्किल हैं, क्लाइंट्स हैं, वो लगातार आ रहे हैं। बहुत प्रभाव इन चीज़ों का पड़ता है और एसडीएम कोर्ट बेहद ही महत्वपूर्ण कोर्ट है और हल्द्वानी क्योंकि प्रवेश द्वार है पूरे कुमाऊं का, यहाँ पे तत्काल मेरी शासन से भी आपके माध्यम से मांग है, डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने भी आश्वस्त कराया कि शासन से शीघ्र ये हो जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से भी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके समक्ष मांग रखता हूँ कि तुरंत यहाँ पे एसडीएम की तैनाती और एसडीएम कोर्ट की बहाली हो। उत्तराखंड की ट्राउट मछली अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एंट्री के लिए पूरे तरीके से तैयार है और जहां राज्य ने अपने लोकल फॉर वोकल अभियान के तहत ट्राउट में यूएई को निर्यात करने के लिए योजना बनाई है और जहां पहले चरण में 20 टन के ट्राउट निर्यात किया जाएगा, तो वहीं मत्स्य पालन विभाग खाद्य सुरक्षा और अन्य जरूरी प्रमाण पत्र भी लेने में जुटा है। मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आज और भी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के प्रदेश चुनाव प्रबंधन की समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि नेताओं के कितने भी करीबी क्यों ना हो, लेकिन चुनाव जीतने वाला व्यक्ति ही टिकट का हकदार होता है। बहुत साफ पुरानी तो मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए मैं आज और भी कह रहा हूं, हमने इस बार मुझसे मेरे पास, क्योंकि मैं चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष हूं, तो लोग मेरे पास रहे साहब टिकट हमारा करा दो, ये करा दो करा दो। मैंने कहा भाई देखो सुनो, मैं बहुत साफ राजनीति कर रहा हूं कि जो जीतने की स्थिति में होगा हम उसको टिकट देंगे, चाहे हरक सिंह रावत का कितना ही करीब हो सकता है, वो गोदयाल के कितने करीब हो सकता है, वो प्रीतम के कितनी करीब हो सकता है, अगर वो जीतने की स्थिति में नहीं है, नई सीट निकालने की स्थिति में है, नहीं है, तो हम उसको टिकट नहीं देंगे। और मैंने तो माने राहुल गांधी से भी कह दिया, जब अकेले के लिए बैठक हुई हम लोगों की 5 जो प्रमुख नेता थे प्रदेश के, तो मैंने माने राहुल जी से भी कह दिया, मैंने राहुल जी हम लोग आपका नाम लेके, खड़गे जी का नाम लेके हमारा टिकट फाइनल है। अरे टिकट कैसे फाइनल हो गया भाई? मैंने कहा राहुल जी टिकट तो आपका भी फाइनल नहीं है। मैंने यही कहा, कोई कर सकता हिम्मत राहुल जी से बोलेंगे, मैंने ऐसे कहा करीम क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि अगर लोग समझा देंगे, पार्टी खड़गे जी वगैरह बड़े बुजुर्ग समझा देंगे राहुल जी आपका चुनाव लड़ना यहाँ से ठीक नहीं है, तो आप मानोगे नहीं मानोगे? हाँ मैं मानूंगा। तो मैंने कहा टिकट आपका भी फाइनल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। काशीपुर जसपुर रोड पर स्थित जगतपुर टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन और टोल प्लाजा कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया और जहां भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने टोल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन दिया, तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि यूनियन के अध्यक्ष अमनप्रीत सिंह ने आरोप लगाया है कि टोल कर्मचारियों के द्वारा स्थानीय लोगों और उनके कार्यकर्ताओं के साथ लंबे समय से अभद्रता की जा रही थी। जगतपुर पट्टी टोल प्लाजा पर आए दिन लोकल वालों के साथ और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। आज भी हमारे कार्यकर्ता रामनगर से जसपुर आ रहे थे, उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। जब हमारे जसपुर की टीम यहाँ पहुंची है, उनके साथ भी अपने आप को यहाँ के मालिक बता रहे हैं, बहुत गलत व्यवहार किया गया। उसी बात को लेकर हम यहाँ आज धरने पे बैठे हुए हैं। किसान यूनियन पक्ष के आईडी मांगने पर उन्होंने दूसरे की आईडी दिखाई, उनसे बस थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, पर और कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा मैटर नहीं है इसमें। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।